नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। कुछ हफ्तों के अंतराल के बाद एक बार हम फिर आपके सामने हाजिर हैं देश और प्रदेश की बड़ी बातों को लेकर, बड़ी खबरों को लेकर। तो इस हफ्ते हम बात करेंगे कि इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की हैं, जनता को जो राहतें प्रदान की हैं, उसको लेकर हम विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि वित्त मंत्री ने उनके बाद लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनमें क्या कुछ घोषणाएं की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन की जिसमें कुछ बड़ी बातें हमें बताई गई। जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बताया। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते देश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि सरकार कोविड-19 के कारण पैदा हुए आर्थिक मंदी के हालातों से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में झोंकेगी। ये धनराशि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 10% है। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज देश के लाखों मजदूरों, किसानों और देश के लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों के लिए होगा। करीब 36 मिनट के अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने जहां आर्थिक सुधारों की बात की, वहीं आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड संकट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत के लोग और यहाँ के उद्यमी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि इस संकट के दौरान जिस प्रकार भारतीय कंपनियों ने विभिन्न उत्पादों की मांग को पूरा किया है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने देश की जनता से आग्रह किया कि वो न केवल भारतीय उत्पाद खरीदें, बल्कि अन्य देशवासियों से भी इन्हें अपनाने का आग्रह करें। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। पीपीई किट्स और N95 मास्क का उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट से पहले भारत में इनका उत्पादन न के बराबर था, लेकिन अब देश में यह उत्पादन लाखों में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लॉकडाउन 3 17 मई को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद लॉकडाउन 4 का ऐलान किया जाएगा। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण पहले 3 चरणों की तुलना में काफी अलग होगा। माना जा रहा है कि इस चरण में राज्यों को अपनी परिस्थितियों के मुताबिक लॉकडाउन करने की छूट दी जाएगी। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। कोरोना मामलों की बढ़ रही तादाद
को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि ये वायरस अब काफी लंबे समय तक हमारे जीवन में बना रह सकता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जहां केवल पैकेज के मूलभूत स्वरूप का खुलासा किया, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका विस्तृत ब्यौरा अगले 3 दिनों में पेश किया। तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बड़ी बातें, अपने संबोधन की बड़ी बातें जो हमें और आपको जाननी जरूरी थी। उसके बाद वित्त मंत्री ने लगातार 3-4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज, राहत का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषणा जिसकी की गई थी, उसको अलग अलग डिवाइड करके कहां किस सेक्टर में जाएगा, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमें जानकारी दी। तो आइए देखते हैं किस सेक्टर को, किस वर्ग को क्या कुछ मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का लाभ किस किस सेक्टर को कितना कितना मिलेगा, इसका खुलासा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। सबसे पहला ऐलान एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए किया गया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा और अदायगी के लिए 12 महीने का समय दिया जाएगा। इस फैसले का लाभ देश की 45 लाख एमएसएमईज को मिलेगा। इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा दबाव में आ चुकी एमएसएमईज की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान किया गया है। साथ ही एमएसएमई की परिभाषा को भी बदला गया है। अब ये उद्यम विस्तार के बाद भी एमएसएमई ही माने जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। इसके साथ साथ प्रदेश के किसानों और मजदूरों के लिए भी कई अहम ऐलान किए गए हैं। देश के किसानों, मजदूरों, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले और अन्य स्वरोजगार करने वालों के लिए भी वित्त मंत्री ने 3,16,000 रुपए के ऐलान किए हैं। अब देश के 8 करोड़ प्रवासियों को अगले 2 महीने तक 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। वितरण का जिम्मा राज्य सरकारों का होगा। किसानों को कर्ज देने के लिए भी अतिरिक्त फंड बनाया जाएगा। इसका लाभ देश के 3 करोड़ छोटे किसानों को होगा। इसके साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को ऋण प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस फंड से एक व्यक्ति को 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। करीब 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिलने वाला है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा स्पॉटलाइट। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ घोषणाएं की थी और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए क्या कुछ जो सेग्रीगेट करके यानी वर्गीकृत करके जो हमें बताया गया कि किस वर्ग को क्या कुछ मिलेगा, उस बारे में हमने जानकारी दी। और अब हम बात करेंगे प्रदेश की, यानी इस आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को संबोधित किया और एक और जहां उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं उन्होंने प्रदेश की जो स्थिति है उस पर भी रोशनी डाली। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ घोषणाएं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। मनोहर लाल ने कहा है कि ये पैकेज देश को कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट से उबारने में सफल साबित होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा को इस पैकेज की वजह से विशेष तौर पर लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पैकेज में एमएसएमईज को बिना गारंटी लोन दिए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार हरियाणा के 50,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां इससे लाभान्वित होंगी। जो छोटा उद्योग है हमारा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, एमएसएमईज, ये जो उद्योग है, इस उद्योग में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या वर्कर्स की, मजदूरों की इसमें लगती है और बहुत जनता इसके ऊपर उनकी आजीविका निर्भर है, तो इसको बड़ा पैकेज दे करके और उन्होंने जो योजनाएं बताई हमको, जैसा उन्होंने सीधा
3 लाख करोड़ रुपए का तो कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स, ये जो उन्होंने एमएसएमई के लिए घोषणा किया है, और इसमें भी अगले 12 महीने तक उन लोन्स का मोरिटोरियम रहेगा, कोई उनको रिफंड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 4 साल तक का ये लोन होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हुए खट्टर ने कहा कि आर्थिक संकट की इस घड़ी में सरकार ने मार्च के महीने में 8,336 करोड़, अप्रैल में 5,000 करोड़ और मई में अब तक 2,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। इस धनराशि का इस्तेमाल हर महीने होने वाले 4500 करोड़ रुपए के जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने के बाद राजस्व प्राप्तियां बढ़ी हैं और आने वाले समय में इसमें और सुधार होगा। आर्थिक गतिविधियां, अपनी औद्योगिक गतिविधियां, इसको भी ठीक करना ये आवश्यक है। गृह मंत्रालय की सूचनाओं के हिसाब से हम उसमें कुछ ढील दे रहे हैं। वो ढील रेड जोन में थोड़ा कम है, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ढील कुछ ज़्यादा दी गई है। उस ढील के आधार पर बहुत से उद्योग शुरू हो चुके हैं और उन उद्योगों में अब काम शुरू हो गया है। आज भी हरियाणा प्रदेश के 100 से ऊपर प्रतिनिधि जो ऐसी संस्थाओं के, एसोसिएशंस के पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की और जो कठिनाइयाँ एमएसएमई की सामने आई उनको दूर करने का भी हमने आश्वासन दिया। कुछ चीज़ें हाथों हाथ ठीक की हैं। मनोहर लाल ने स्वीकार किया कि किसानों को भुगतान करने में कुछ देरी हो रही है, पर साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नई व्यवस्था लागू करने की वजह से हुआ है जिसके तहत किसानों के खातों में रकम सीधे भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद के लिए 5,900 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं। जहाँ तक इस बार जिस बात को वो मुद्दा कहते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया, वो है किसान की पेमेंट देरी से क्यों हो रही है। कुछ समय ज़्यादा इसलिए लगा कि हमने एक प्रोसेस जो बनाई है किसान के लिए पेमेंट देने की, अंत में ये सारी प्रोसेस अब तय हो गई है कि माल बिकता है, बिकने के बाद एजेंसी जो हैं जे फार्म आई फार्म बनने के बाद एजेंसीज उनको पैसा जो है भेजती हैं और किस आड़ती अपना पैसा काट करके और वापस वो पैसा हमारा एक अकाउंट है, पूल अकाउंट में भेजता है और पूल अकाउंट से वो पैसा किसान के खाते में जाता है। इस बीच लॉकडाउन में कुछ और ढील दी गई है। प्रदेश में बस सेवाओं को आंशिक रूप से शुरू किया गया है। फिलहाल बस सेवा राज्य के भीतर ही उपलब्ध होगी। सामाजिक दूरी बनाए रखने की शर्त को देखते हुए एक बस में केवल 30 यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है। इन बसों की टिकट बुकिंग भी केवल ऑनलाइन होगी और ये बसें प्रस्थान से गंतव्य तक सीधे चलेंगी। बीच में किसी स्थान पर सवारी उतारने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन का चौथा चरण राज्यों की सलाह के अनुरूप होगा। इसके मद्देनजर हरियाणा भी अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को इस सप्ताह के अंत तक भेज देगा। और अब बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी जो सबसे बड़ी खबर थी, वो थी सोनीपत का शराब घोटाला मामला, जिसमें जेजेपी नेता जो हैं वो इसमें कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर जोर दिया कि सत्येंद्र राणा को तब तक हम दोषी नहीं मान सकते जब तक अदालत उन्हें दोषी करार नहीं देती। आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है और दुष्यंत का क्या पक्ष है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा में गठबंधन सरकार में शराब घोटाले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व विधायक सतविंदर राणा का पक्ष लिया। कल पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एफआईआर में नाम शामिल होना किसी को दोषी साबित नहीं करता। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा के गोदाम में तो खुद चोरी हुई है, इस लिहाज से वो खुद शिकायत करता है। फिर भी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि पूर्व विधायक राणा पर कोई सीधा आरोप नहीं है और न ही एफआईआर में उनका कोई नाम है। उन्हें हिरासत में लेना जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो कोई ईश्वर सिंह नामक व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन में सत्येंद्र राणा का नाम आता है।
मेरे पास पुलिस द्वारा इतनी डिटेल दी गई, एक्साइज ने अपनी ओर से एक्शन लिया। इस तरीके से एससीटी को तमाम ऐसे गोदाउन्स या तमाम ऐसी एफआईआर्स जिनके खिलाफ कोई भी इरेगुलरिटी पाई गई है, अपने फॉरवर्ड कर दी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर सरकार को सबमिट करे। वो अक्यूज्ड नहीं है, ये क्लैरिफाई कर दो। ही इज़ नॉट इन नेम्ड इन द एफआईआर। उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए थे, उसके अंदर कोर्ट ने रिमांड दी। कोई भी व्यक्ति हो, वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी। दुष्यंत ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व विधायक राणा पर न तो कोई एफआईआर है और न ही कोई संगीन आरोप। मौजूदा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर तो गंभीर आरोपों में सीबीआई के केस दर्ज हैं। मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उन्हें भी दोषी करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे में पूर्व विधायक राणा को अभी से दोषी मान लेना कैसे उचित है? अगर शय देने की बात होती तो क्या ऐसी कार्रवाई होती? मगर जिस हिसाब से संगठन को और उस एक व्यक्ति को टार्निश किया जा रहा है, और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष में कितनी एफआईआर है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पे कितनी एफआईआर है? अगर मैं इस डाटा में चला जाऊं आरोपी कौन है, कैसा है, किस पार्टी से संबंध रखता है, तो मुझे नहीं लगता इस देश की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका कोई भी व्यक्ति आज किसी न किसी एक्विजिशन के अंदर चार्जशीटेड ना हो या जिसके खिलाफ एफआईआर ना हो। मगर एक चीज़ जरूर इस पूरे वाक्य में देखा, और ख़ास तौर पर पिछले 4-5 दिनों में मुझे लगता है वो जैसे भैंस की एक कहावत है अपनी हरियाणवी में, भैंस अपने रंग से नहीं चमकती, छतरी के रंग से चमक जाती है। तो मुझे लगता है कि जहां हमारे संगठन की या मेरे नाम की बात आती है, सारे कूदने लग जाते हैं, भी घेरो घेरो घेरो। इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि इस मामले में एसआईटी ने खुलासा किया है कि आरोपी पूर्व विधायक के कहने पर ही उनका पार्टनर ईश्वर रात के वक्त शराब चुराकर गाड़ियां लोड करवाया करता था। हालांकि आज उन्हें रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी तभी होती है जब कोई सूत्र हाथ लगता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था उन लोगों को, और आज उनकी पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त हो रखी थी होनी थी, तो आज उनको कोर्ट के आदेश से जेल भेज दिया गया है। और इनमें जो ईश्वर एक अपराधी था, उससे 1 पेटी शराब बरामद की है हमारी टीम ने, और दोनों के पार्ट की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर आज उनको जेल भेज दिया गया। कुछ हद तक माना है सर इन्होंने कि शामिल? देखिए, गिरफ्तारी जब तभी होती है कि जब पूरे सबूत गुजर जाएं, तो ये अंडरस्टूड है और वो जेल चले गए। आपको बता दें कि संबंधित शराब घोटाले में पूर्व विधायक सत्येंद्र सिंह राणा को पानीपत सीआईए ने चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल परिसर से पूछताछ के लिए गुरुवार को हिरासत में लिया था, जिसके बाद शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तमाम दूसरे मुद्दों के साथ शराब घोटाला मामले में भी अपना पक्ष रखा। अब देखना ये होगा कि सतविंदर राणा पर आरोप साबित होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और जरूरी मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक लगातार देखते रहिए पीटीसी न्यूज और बने रहिए अपडेट हमारे साथ।